अस्सलाम वालेकुम। प्यारे साथियों, जंगल में रहने वाली उस जिनजादी की इज्जत पर हाथ डाला चार दोस्तों ने, तो उसने किस तरह बदला लिया उनसे, और क्या वाकई उसने बाकी नौजवानों के साथ भी ऐसा ही किया? किस तरह एक नौजवान ने उसको ख़त्म किया? बढ़ते हैं एक और सच्ची भयानक कहानी की जानिब। मिस मत कीजिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल सईदा सेंटर को और उसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। लाइक और शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा इस कहानी को। वो सर्दी के दिन थे। मैं शादी की तकरीब में शिरकत करने की गर्ज से शहर से गांव आया था और अब अपनी कार में वापस अपने शहर जा रहा था। मेरे कज़न ने बहुत कोशिश की कि मैं रात के वक्त गांव में ही रुक जाऊं, लेकिन सुबह एक बिजनेस मीटिंग में मेरा शरीक होना ज़रूरी था। कामरान भाई, देखकर जाना रास्ते में कोई जिनजादी न मिल जाए। इस्माइल ने कहा। क्या जिनजादी? मैंने हैरत से कहा। हाँ, आगे जंगल है, उसमें आसेब का राज है, और वो आसेब रात में मुसाफिरों को तंग करते हैं। कभी कभी तो उनको मार भी डालते हैं। तुम गांव वाले ऐसी बातों को मानते हो, हम शहर वाले आसेब जिन्नात पर यकीन नहीं रखते। मैंने कहा। कामरान भाई, तुम शहर वालों का कभी किसी आसिफ से वास्ता नहीं पड़ा, इसलिए ऐसा कह रहे हो, लेकिन हम कह रहे हैं ना कि संभल कर जाना। वैसे ही हकीकत है कि इन दिनों एक जिनजादी मुसाफिरों को नजर आ रही है, नुकसान भी पहुंचा सकती है। अच्छा भाई, तुम्हारी मालूमात का शुक्रिया। आज मैं भी उस जिनजादी को देख लूंगा। मैंने कभी किसी जिन को नहीं देखा। वो मेरे सामने आ जाएगी तो उसकी मेहरबानी होगी। क्या वो हसीन है, खूबसूरत है? अगर खूबसूरत हुई तो अपनी कार में बिठा लूंगा। उसका शुक्रिया अदा करूंगा कि तुम मेरे सामने आई और अपनी प्यारी सी सूरत दिखाई। मैंने जोर जोर से हंसते हुए कहा। मेरे हंसने पर वो मुझे गौर से देख रहे थे। नहीं करो यकीन, बस फिर भी कह रहे हैं, संभल कर। रास्ते में बड़े बड़े कदावर दरख्त थे और ये गांव के सीधे साधे लोग शायद इन दरख्तों को दूर से आसेब या जिन्नात समझकर डर जाते हैं, वरना इस दौर में जिन भूतों और आसेब पर कौन यकीन रखता है? ये सब पुरानी बातें हैं। मैंने मुश्किल से आधा सफर ही तय किया था कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि रास्ते में एक औरत खड़ी है जिसके लंबे लंबे बाल हैं, लेकिन उसकी आंखें सुर्ख थीं। उसके चेहरे पर जगह जगह सुर्ख सुर्ख खून लगा हुआ था, खून के धब्बे थे। वो घने दरख्तों से निकलकर सड़क पर आ गई। मुझे बर वक्त कार को रोकना पड़ा। रात की तारीकी में उस जिनजादी को देखकर वाकई मेरे हवास जवाब दे रहे थे, क्योंकि जिनजादी इसलिए कह रहा हूँ, इंसान नहीं थी वो। इसमें कोई शक नहीं कि मेरी चीख निकल जाती। मैंने बड़ी मुश्किल से चीख को रोका। खौफ और दहशत से मुझ पर कभी तारी हो गई। जिंदगी में कभी मेरे साथ इस किस्म की सूरत हाल पेश नहीं आई। वो मेरी कार की जानिब तेजी से बढ़ी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कार को स्पीड देकर आगे निकल जाऊं। मैं बुत बना उसे देख रहा था। वो मेरी तरफ बढ़ रही थी। फिर उस जिनजादी ने एक झटके से कार का दरवाज़ा खोलकर मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उसका हाथ बिल्कुल बर्फ की तरह सर्द था। वहां बेतहाशा दरख्त थे। उसने उन दरख्तों के बीच जाकर मुझे गिरा दिया। जमीन पर घास उगी हुई थी। घास पर गिरकर मैं उसको देख रहा था। खौफ से मेरे पसीने छूट रहे थे और हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। कहो, मैं कैसी लग रही हूँ? मैं खूबसूरत हूं ना? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बोलूं। एक तो जिस बात पर यकीन न किया जाए और वो बात हो जाए, तो इंसान क्या कह सकता है? भाई बोलते क्यों नहीं? बोलो। मैं हूं ना खूबसूरत? मेरे बारे में यही कह रहे थे ना कि उसकी हसीन सूरत देखूंगा, उसको अपने पास बिठाकर शुक्रिया अदा करूंगा कि अपनी प्यारी प्यारी सूरत दिखाई। बोलो, बोलो, वरना मैं तुम्हें। हाँ हाँ, वाकई खूबसूरत हो। शुक्रिया तुम्हारा, तुमने मुझे अपनी प्यारी सूरत दिखाई। हाँ, ये हुई ना बात। तभी लोग मेरे जिस्म से खेलना चाहते हैं। सब मर्द एक जैसे होते हैं, हविस परस्त। वो जोर जोर से हंसने लगी। वो मेरी आंखों में झांकते हुए बोली, इतनी खूबसूरत हसीना तुम्हारे सामने है, फिर भी तुम्हारी आंखों में खौफ के साए क्यों हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने झूठ बोला कि कहीं वो नाराज ना हो जाए। हालांकि हकीकत यह थी कि मैं उस वक्त इतना खौफजदा था कि जिंदगी में इतना डरा हुआ कभी मैं था ही नहीं। मुझे मौत अपने सामने नजर आ रही थी। मौत के खौफ से अच्छे अच्छे इंसानों के हौसले जवाब दिए जाते हैं, और ये गांव के सीधे साधे लोग शायद इन दरख्तों को दूर से आसेब या जिन्नात समझकर डर जाते हैं, वरना इस दौर में जिन भूतों और आसेब पर कौन यकीन रखता है? ये सब पुरानी बातें हैं। मैंने मुश्किल से आधा सफर ही तय किया था कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि रास्ते में एक औरत खड़ी है जिसके लंबे लंबे बाल हैं, लेकिन उसकी आंखें सुर्ख थीं। उसके चेहरे पर जगह जगह
सुर्ख सुर्ख खून लगा हुआ था, खून के धब्बे थे। वो घने दरख्तों से निकलकर सड़क पर आ गई। मुझे बर वक्त कार को रोकना पड़ा। रात की तारीकी में उस जिनजादी को देखकर वाकई मेरे हवास जवाब दे रहे थे, क्योंकि जिनजादी इसलिए कह रहा हूँ, इंसान नहीं थी वो। इसमें कोई शक नहीं कि मेरी चीख निकल जाती। मैंने बड़ी मुश्किल से चीख को रोका। खौफ और दहशत से मुझ पर कभी तारी हो गई। जिंदगी में कभी मेरे साथ इस किस्म की सूरत हाल पेश नहीं आई। वो मेरी कार की जानिब तेजी से बढ़ी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कार को स्पीड देकर आगे निकल जाऊं। मैं बुत बना उसे देख रहा था। वो मेरी तरफ बढ़ रही थी। फिर उस जिनजादी ने एक झटके से कार का दरवाज़ा खोलकर मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उसका हाथ बिल्कुल बर्फ की तरह सर्द था। सन्नाटे में उसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। वो गुस्से से घास से उठी और जोर जोर से जमीन पर पाँव मारती हुई दूर तक चली गई। इससे पहले कि वो मुझ तक वापस आती, न जाने मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि झट में कार में बैठ गया। कार का इंजन उसी तरह चल रहा था। मैंने कार को स्पीड दे दी और मैं आयतुल कुर्सी पढ़ता हुआ उसकी पहुंच से बहुत दूर चला गया। बाकी का सफ़र मेरा कैसे गुजरा कुछ याद नहीं। मैंने घर पहुंचकर सुकून का सांस लिया। उस वाक़े को कई हफ्ते गुजर गए, मगर मुझे सुकून की नींद नहीं आई, क्योंकि उधर से तो वो मुझे पकड़ नहीं पाई थी। मेरे ख्वाबों में उसने मुझ पर कब्जा कर लिया था। वो मेरे ख्वाब में आ जाती और मुझे डराकर नींद से जगा देती। कभी वो मुझ पर चढ़ी होती, कभी वो मेरा गला दबा रही होती। इसी खौफ के बाइस मैं बीमार रहने लगा। दिन ब दिन मेरे जिस्म में कमज़ोरी बढ़ रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो जिनजादी रात में आकर मेरे जिस्म से खून चूस रही है। मुझे किसी पल भी सुकून नहीं मिल रहा था। वो मेरे हवास पर छा गई। हर लम्हा मुझे ऐसा लगता जैसे वो कहीं से नमूदार हो जाएगी और मुझे दबोच लेगी। वो मेरे खून का एक एक कतरा पी जाएगी। उस जिनजादी के खौफ से मैं सूख कर कांटा बनकर रह गया। मेरी खुराक भी कम होकर रह गई। जो खाना खा रहा था वो जिस्म को नहीं लग रहा था। घर वाले मुझे मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास लेकर जा रहे थे। तमाम डॉक्टर्स हैरान थे कि कोई बीमारी नहीं, लेकिन फिर भी मेरा जिस्म सूख रहा है, खून कम हो रहा है। उन्होंने मुझसे कहा, जब तक खाना नहीं खाओगे जिस्म में खून नहीं बनेगा, इसलिए तुम्हें खाना खाना है। पर मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि मेरी भूख क्यों उड़ गई है। मेरे खौफ को दूर कर देने से खून भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, भूख भी खुल जाएगी, सेहत भी अच्छी हो जाएगी। डॉक्टर्स मुझे लाख समझाते, मगर मेरी गिरती हुई सेहत का राज वो मनहूस जिनजादी थी, जो रातों में न जाने कब खामोशी से आकर मेरा खून पी जाती। हर रात आकर न जाने वो मुझसे क्या क्या खेल खेलती, मैं किसी को बता भी नहीं सकता था। उसने मेरी जबान जो बंद कर दी थी। एक रोज मेरी तबीयत जब ज्यादा खराब हुई तो मुझे हॉस्पिटल में दाखिल कर लिया गया। मुझे नींद की गोलियां दी जा रही थी ताकि मैं सुकून की नींद ले लूं। मेरा इलाज भी होता जा रहा था। एक रात में पानी पीने को बेदार हुआ। अभी मैंने पानी का आधा गिलास ही पिया था कि वो जिनजादी, वही शक्ल, खूनी शक्ल मुझे हॉस्पिटल में दिखाई दी। वो उस वक्त नर्स के रूप में मेरे कमरे में दाखिल हो रही थी। खौफ से मेरे बदन पर कपकपी तारी हो गई और पानी का गिलास मेरे हाथ से छूटकर गिर पड़ा। मैं उसके कमरे में दाखिल होने से पहले बेहोश हो चुका था। होश आने पर घर वाले मेरे गिर्द जमा हो गए। कमरे से वो खबीस जिनजादी गायब हो चुकी थी। वो जिन कहाँ गई वो? मैंने होश में आने के बाद पूछा। अरे कौन जिन? क्या कह रहे हो? कौन है यहाँ पर? वो नर्स थी और तुम्हें इंजेक्शन लगाने आई थी। अम्मी ने कहा, नहीं, वो नर्स नहीं थी, वो वही खबीस जंगल में रहने वाली जिनजादी थी। यकीनन वो मेरा खून पीने आई थी। तुम लोगों को देखकर भाग गई होगी। तुम्हें गलत फहमी हो गई है। वो जिनजादी नहीं थी, नर्स थी। अभी वो डॉक्टर को बुलाने गई है। तुम खुद गौर से उसे देख लेना। अब्बाजान ने मुझे समझाते हुए कहा। नहीं, मेरा खून पिएगी वो। मेरे जिस्म का क्या हशर कर दिया है। वो मुझसे आकर चिपक गई है, नहीं हटती है वो। जब से उस रात में आया हूँ घर पर, वो मेरे साथ ही है, तंग करती है। आपको नहीं बता सकता हूँ। ये कहते कहते मैं फिर अम्मी की आगोश में छुप गया। बेटे, ये तुम छोटे बच्चों वाली हरकत ना करो। तुम एक नौजवान हो। ख्याली दुनिया से निकलकर हकीकत की दुनिया में आ जाओ। देखो तुमने अपनी क्या हालत बना ली है। पूरा घर परेशान है। अब्बाजान ने मुझे समझाते हुए कहा। मुझे हैरत हो रही थी कि वो जिनजादी किस दलेरी से नर्स के रूप में मेरा खून पीने हॉस्पिटल तक पहुंच गई। घर वालों को उस पर जरा भी शक नहीं हो सका। वो उस खबीस को नर्स समझ रहे थे, जबकि वो वही थी। वो भी मेरी उस हालत पर
परेशान थे। मुझे उस वक्त बड़ी हैरत का झटका लगा जब वही जिनजादी नर्स के रूप में डॉक्टर को अपने साथ लेकर कमरे में दाखिल हुई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने कई बार पलकें झपकी, लेकिन वो वाकई वही थी। कोई फर्क नहीं था। ये नर्स नहीं है। ये देखो, मेरी तरफ देख रही है, मुस्कुरा रही है। ये मेरा खून पिनाई है। मैंने अपने खौफ पर काबू पाते हुए कहा, क्या ये जिन है? डॉक्टर ताहिर ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, ये नर्स है। नर्स का चेहरा भी तुमने एक जिनजादी से मिला दिया। मिस्टर कामरान, अपने आप को संभालो। तुम कब तक उस खबीस जिनजादी के खौफ में मुब्तला रहोगे? तुमको यकीन नहीं आ रहा तो पूछ लो इस नर्स से। मैंने जैसे ही उसकी तरफ देखा, वो एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ मुझे देख रही थी और मुझे चुप रहने का इशारा कर रही थी। कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, कोई भी नहीं। तुम मेरे कब्जे में हो, और ये सब भी, इन सब की आंखों पर मैंने पट्टी बांधी है। कोई तुम्हारे इस रूप को नहीं देख सकता है, कोई तुम्हारे दर्द को नहीं महसूस कर सकता है। सब यही समझ रहे हैं कि तुम अपनी वजह से परेशान हो, जबकि तुम किसको देखकर परेशान हो रहे हो, ये बात ये कभी नहीं जानेंगे। अचानक ऐसा हुआ कि अम्मी जान चौंकी। उन्होंने कहा, बेटा, क्या तुमसे कोई बात कर रहा है? हाँ अम्मी, वो देखें सामने वो नर्स। लेकिन वो तो चुप है। अम्मी, आप समझ नहीं रही हैं। आप तो मेरी माँ है ना। क्या आपको यकीन नहीं? आपका बेटा सच कह रहा है। हाँ मेरे बच्चे, तुम सच कह रहे हो, अम्मी ने खामोशी से कहा। लेकिन इस वक्त खामोश रहो, चुप हो जाओ। वो नर्स वहां से जा चुकी थी, मकरू और अपनी घटिया गंदी मुस्कुराहट लेकर। उसके जाने के बाद अम्मी ने खामोशी से अब्बू से कहा, मुझे लगता है हमें इसे किसी आमिल को दिखाना चाहिए। कुछ गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। अब्बू ने कहा, कैसी बातें करती हो? आमिल? क्यों, क्या हुआ इसे? मैं कह रही हूँ ना आपसे, मेरे बेटे को किसी आमिल, अच्छे आमिल बाबा की ज़रूरत है। ठीक है, मेरे एक दोस्त हैं शाह साहब, मैं उनसे बात करता हूँ। उसको घूरते हुए वो कामरान के पास आए। हाँ कामरान, कहो, क्या बात है? शाह साहब, आपको मैं क्या बताऊँ, मैं किस तकलीफ़ में हूँ। कई महीनों से ये तकलीफ़ है मुझे। मैं रातों में सो नहीं सकता हूँ। हाँ, हम जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कौन तुम्हें तंग कर रहा है। अब्बाजान फौरन बोले, शाह साहब, क्या सच में ये सच कहता है? हाँ, ये सच कह रहा है। एक खबीस जिनजादी है जिसने इस पर कब्जा कर लिया है, जो इस पर सवार होना चाहती है। लेकिन चूंकि ये विर्द करता है कलाम इलाही का, इसी वजह से वो इसके पास नहीं आती है। पर इसको खौफ है, क्योंकि वो रात में आकर इसका खून चूसती है और इसके साथ वो नाजेबा हरकत करती है, जो मैं यहाँ पर बयान भी नहीं कर सकता हूँ। इसी वजह से इसकी ये हालत हो रही है। इसके जिस्म से खून निचोड़ रही है। आपका बेटा कभी ठीक नहीं हो सकेगा। ये तो शुक्र करें कि आपने मुझे यहाँ बुला लिया, वरना डॉक्टरी इलाज से कभी सही नहीं होता और इसी हॉस्पिटल में दम तोड़ देता। तो फिर क्या करें? क्या करना होगा? फिलहाल तो हम अपने घर जा रहे हैं, वहीं से हम मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे और आपको बताएंगे। बस यहाँ से अपने बेटे को घर ले आइए, अब इसको यहाँ पर इलाज की ज़रूरत नहीं है। उसी वक्त कामरान को वहाँ से डिस्चार्ज कर लिया गया। यहाँ पर आमिल साहब ने अपना अमल शुरू कर दिया था और फिर कहानी शुरू हुई उस खबीस जिनजादी की। आखिर वो क्यों वहाँ पर आई थी, क्या वजह थी, किससे इंतकाम ले रही थी। और किस्सा शुरू हुआ उस जिनजादी का, जो पहले तो खबीस नहीं थी और बाद में उसको उन्हीं इंसानों ने खबीस बना दिया। वो थे 4 लड़के। जिस जंगल में उसकी रिहाइश थी, एक दिन उसने सोचा कि मैं किसी हसीन लड़की के रूप में इस ज़मीन पर आ जाती हूँ और जो भी यहाँ से गुजरेगा उससे मैं दोस्ती कर लूँगी। देखती हूँ इंसान कैसे होते हैं, यकीनन अच्छे ही होते होंगे। यही सोचकर उसने एक निहायत खूबसूरत लड़की का रूप धार लिया। वो उस रूप में कहीं से भी जिन नहीं लग रही थी, बल्कि एक इंसान ही लग रही थी। वो खड़ी होकर इंतज़ार कर रही थी, शायद कोई गुजरे, शायद कोई गाड़ी आए और वो उस गाड़ी में बैठकर उस इंसान से दोस्ती करे। उसके जहन में तो उस इंसान को लेकर अच्छी बातें थीं, लेकिन उसे क्या पता था कि कुछ इंसान तो खुद भी खबीस और शैतान होते हैं। 4 दोस्तों का वहां से गुजर हुआ। उन दोस्तों ने एक हसीन नौजवान अप्सरा, खूबसूरत सी लड़की को यूं तन्हाई में जंगल के पास खड़े हुए देखा तो उनकी नीयत में फतूर आ गया। उन्होंने सोचा, चलो अच्छा माल है, आज इसको अपने साथ ले जाते हैं। वो खामोशी से उसके पास आए और कहा कि क्या तुम हमारे साथ चलना पसंद करोगी? वो तो इसी ख्वाहिश में थी कि मैं किसी इंसान से मिलूं,
وہ ان کے ساتھ ان کی کار میں بیٹھ گئی۔ وہ اس کو چالاکی سے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے اور پوری رات انہوں نے اس کی عزت لوٹی، پر وہ یہ بھول گئے تھے کہ وہ ایک جن زادی ہے، کوئی انسان نہیں ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ انسان اتنے برے ہوتے ہیں، دوستی کے لائق نہیں ہوتے، تو اس نے اسی رات ان چاروں کو ختم کر دیا اور ان کو درختوں پر لٹکا دیا۔ ان کی لاشیں درختوں پر ٹنگی ہوئی تھی، اسی وجہ سے لوگ اب ڈر گئے تھے۔ اس راستے سے گزرتے ہوئے وہ خوف کھاتے تھے کہ وہاں پر ایک خبیث جنزادی ہمیشہ آدمیوں پر حملہ کرتی تھی اور کوئی واپس نہیں لوٹتا تھا۔ اسی جنزادی نے کامران پر بھی حملہ کیا تھا، اور اسی لیے وہ کہہ رہی تھی کہ انسان یعنی مرد تو ہوتے ہی ہوس پرست ہیں، وہ عورت کو صرف گندی نظر سے دیکھتے ہیں۔ عامر صاحب نے یہ پوری کہانی کامران کو سنا دی۔ انہوں نے کہا کہ وہ تمہیں بھی ایسا سمجھ رہی ہے، جبکہ تم ایسے نہیں ہو۔ ہاں، میں تو یہی کہہ رہا ہوں اس سے کہ میں ایسا نہیں ہوں، پر وہ ہر رات آتی ہے، ہر رات میرے ساتھ وہی کھیل کھیلتی ہے جو اس کے ساتھ کھیلا گیا۔ اب اس کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ اس کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جس درخت پر وہ رہتی ہے اس درخت پر عمل کر کے اس درخت کو کاٹ دیا جائے، اور یہ اسی رات ہوگا جس رات وہ تم پر سوار ہوئی تھی۔ کامران نے کہا، کیا یہ کام مجھے کرنا ہوگا؟ ہاں، تمہیں ہی۔ بس تمہیں ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، اس وظیفے کو پڑھتے پڑھتے تمہیں اس درخت کو کاٹنا ہوگا۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے۔ وہ مختلف طریقوں سے تمہیں روکے گی، تمہیں وہاں سے ہٹائے گی، تمہیں مارنے کی کوشش کرے گی، لیکن یہ ذہن میں رکھنا، ہر چیز دکھاوا ہوگی، ہر چیز تمہیں ہٹانے کے لیے ہے تاکہ تم اپنے عمل کو چھوڑ دو۔ پھر عامر صاحب کے کہنے پر کامران وہاں پہنچ گیا اور عمل کو کرنا شروع کر دیا۔ ابھی وہ وظیفہ پڑھنا شروع ہی ہوا تھا کہ وہ خبیث جن زادی اس کی امی کے روپ میں اس کے پاس آئی اور کہا، بیٹا تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ چلو گھر چلو، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ پہلے تو وہ بہک جاتا اگر اس کو یہ بات پتہ نہیں ہوتی کہ وہ اس کی امی نہیں بلکہ وہی جن ہے۔ اس نے کہا، نہیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، مجھے عمل کرنے دیں، اور وہ مسلسل قرآنی آیات پڑھتا رہا۔ وہ غصے میں تیش کھا کر وہاں سے غائب ہو گئی۔ پھر وہ اس کے والد کی صورت میں آئی اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، سمجھ نہیں آتی تمہیں بات؟ تمہاری امی نے کیا کہا؟ اپنی ماں کو نہیں سنتے، اتنے نافرمان ہو، تبھی تم ایسے ہو گئے ہو، تبھی تم اتنے بیمار پڑ گئے ہو۔ اکیلی آدھی رات کو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ چلو میرے ساتھ۔ اس نے اپنے باپ کو بھی نظر انداز کر دیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح کامران کا گلا دبا دے، لیکن وہ حصار میں تھا، وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ پھر وہ آخری روپ لے کر آئی اس کے سامنے، اس کی ہونے والی بیوی کا، جو اس کی منگیتر تھی۔ کامران، دیکھے میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، کامران مجھے وہ مار دے گی، وہ چڑیل، وہ جن زادی میرا گلا دبا رہی ہے، دیکھے۔ کامران نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ دل تو بہت چاہا تھا کہ وہ اپنی محبوبہ کو دیکھے، لیکن نہیں، اسے معلوم تھا کہ وہ اسے صرف اس عمل سے ہٹانا چاہتی ہے، اور آخرکار آخری عمل کرتے ہوئے اس نے درخت پر ایک ضرب لگائی اور وہ خبیث جنزادی چیخنے لگی، زور زور سے چیخنے لگی، تم مرد سب ایک جیسے ہوتے ہو، چاروں نے میری عزت لوٹی تھی اور پانچویں تم مجھے مار رہے ہو۔ میں تمہیں نیک مقصد کے لیے مار رہا ہوں، کیونکہ تم اب سب کے لیے اذیت کا باعث ہو۔ تم نے میری زندگی میں سوائے اذیت کے اور کچھ نہیں دیا۔ میری راتوں کی نیندیں اڑ گئیں۔ کیا بگاڑا تھا تمہارا میں نے؟ کیا تمہیں میں نے گندی نظر سے دیکھا تھا؟ کیا میں نے تم پر ہاتھ ڈالا تھا؟ کیوں کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ یہ کہتے ہوئے کامران نے ایک زوردار ضرب اس درخت پر لگائی اور وہ کٹ کر نیچے گر گیا۔ اسی وقت اس جن زادی کے جسم میں آگ لگی اور وہ جل کر راکھ ہو گئی۔ کامران بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے کمرے میں موجود تھا۔ پورے ایک ہفتے کے بعد اسے ہوش آیا۔ عامل بابا اس کے پاس ہی تھے۔ انہوں نے اس پر پڑھ کر دم کیا، بیٹا اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ میں ٹھیک ہوں۔ کمزوری؟ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اور سچ میں اس کی صحت اب تیزی سے بہتر ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ جب ڈر ہی نہیں رہا تو پھر کمزوری کیسی؟ اور اب تو وہ خون پینے والی جنگل کی خبیث جنزادی بھی جا چکی تھی۔